नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपन पिछले वीडियो में कक्षा 10 के पहले अध्याय के जो शुंग और सातवाहन वंश है उसके बारे में बात की थी। आज उससे आगे अपन चलते हैं, बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में। अगर 10वीं कक्षा की मैं बात करूं तो मौर्य वंश के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है अपना गुप्त वंश। गुप्त वंश मौर्य वंश के बाद में इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें 4 नंबर के प्रश्न की, क्योंकि इस अध्याय से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 4 नंबर का प्रश्न आता है, तो 4 नंबर का प्रश्न देखा जाता है अधिकतर गुप्त वंश से ही देखा जाता है। अगर मैं गुप्त वंश के समय की बात करता हूं तो 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक, इतने जो पुराने वीडियो है उनमें अपन ईस्वी पूर्व में थे और अब कहां पर आ गए हैं, ईस्वी के अंदर आ गए हैं। तो गुप्त वंश का समय क्या रह जाएगा, 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। गुप्त वंश के बारे में एक प्रमुख कथन आता है कि मुंशी का मुंशी गुप्त वंश के बारे में क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल है। क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल है। अगर प्रश्न आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल है, ये कथन किसका है, तो आप कहोगे के.एम. मुंशी का। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके संस्थापक की। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त के बाद में गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है और इसके बाद में इसके पुत्र का नाम है घटोत्कच। पहले श्रीगुप्त है और उसके बाद में घटोत्कच है। संस्थापक तो कौन हो गए, श्रीगुप्त। अगला जो उसका श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हो गया, घटोत्कच। लेकिन एक और बात आ रखी है, ये जो दोनों व्यक्ति है इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, ये उपाधि कौन सी थी, महाराज की उपाधि। कौन सी उपाधि थी, महाराज की उपाधि। इस काल में जो महाराज की उपाधि होती थी वो उपाधि होती थी सामंत की उपाधि। ये किसकी उपाधि होती थी, सामंतों की उपाधि। अगर अपने किताब में देखा जाए तो सामंत तो कौन किसके सामंत थे, ये कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे, कुषाण। आगे अपन पढ़ेंगे बाह्य आक्रमण में शक और कुषाणों के बारे में। तो शुंग और सातवाहन वंश के बाद में जो बीच का समय रहेगा वो इन्हीं बाह्य आक्रमणकारियों का रहेगा और ये बाह्य आक्रमणकारी कुषाणों के ही सामंत थे। तो इन्होंने तो कौन सी उपाधि धारण की, महाराज की उपाधि धारण की। वैसे तो संस्थापक में श्रीगुप्त का नाम आता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। इसने इसी चंद्रगुप्त प्रथम को अपन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। श्रीगुप्त और घटोत्कच की उपाधि महाराज की है। महाराज का मतलब उस काल में सामंत होता था, सामंत राजा के अधीन होते थे, इसलिए इनका वंश अभी संस्थापक के रूप में आगे नहीं आया, ये राजवंश नहीं बना है। तो राजवंश का बनना कब बना, चंद्रगुप्त प्रथम के समय। इसके बाद में अगला जो शासक आता है, देखो साथियों इस जो टॉपिक है इसमें अपन मूल रूप से 3 ही शासकों के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके पुत्र समुद्रगुप्त के बारे में और अगला रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ये 3 ही गुप्त वंश के प्रमुख शासक है। तो इसके बाद में सबसे पहला आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, देखो अपन ने मौर्य वंश के संस्थापक का देखा था, तो अपन ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य। अगर पीछे मौर्य लगा है तो वो मौर्य वंश का संस्थापक है। और अगर चंद्रगुप्त प्रथम के स्थान पर केवल चंद्रगुप्त ही आया है तो भी चंद्रगुप्त ही है। ये प्रथम आए अथवा न आए, ये चंद्रगुप्त ही रहेगा। अगर मौर्य आ रखा है तो वो कौन से वंश का संस्थापक है, मौर्य वंश का संस्थापक है। अगर चंद्रगुप्त प्रथम की बात करूं तो ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। इसके बारे में अपने को 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो इसकी उपाधि, क्या याद रखना है, एक इसकी उपाधि, एक इसका याद रखना है
विवा, एक इसकी उपाधि याद रखनी है, एक इसकी विवा याद रखना है, और एक इसने संवत चलाया। ये तीन चीजें ही याद रखनी है। उपाधि महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। अगर प्रश्न आ गया महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का शासक कौन था, तो गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसकी उपाधि क्या हो जाएगी, महाराजा धीराज। महाराज की उपाधि सामंत के बराबर होती थी और महाराजा धीराज की उपाधि होती थी वो एक सम्राट के बराबर होती थी। इसका विवाह लिच्छवियों की राजकुमारी से होता है। किसकी राजकुमारी से होता है, लिच्छवियों की राजकुमारी से होता है इसका विवाह, जिसका नाम होता है कुमार देवी। कुमार देवी। संवत इसने 319 ईस्वी में, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। अगर बात करते हैं संवत की, गुप्त संवत किसने चलाया था, गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। एक बार मैं चंद्रगुप्त प्रथम का रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ये चार चीजें हैं। सबसे पहले गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है, उपाधि महाराजा धीराज की है, विवाह लिच्छवियों की राजकुमारी से, नाम पूछ लिया जाएगा तो कुमार देवी, और संवत 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत चलाया। इसके बाद में अगला शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को थोड़ा डिटेल में लेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल लेते हैं तो 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में सबसे प्रमुख रही इसकी नीति। इसने 3 नीतियों का अनुसरण किया। सबसे पहली नीति आती है दिग्विजय की नीति। कौन सी नीति आती है, दिग्विजय। दिग्विजय का तात्पर्य होता है दिशाओं को जीतने, जो चारों दिशाओं को जीतने वाला होता है वो दिग्विजय कहलाता है। दिग्विजय की नीति किसने अपनाई थी, दिग्विजय की नीति समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। उसके बाद में एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या हो गया, जो अपन ने देखा था मौर्य कालों में केंद्रीकृत सत्ता थी, वापस गुप्त काल में केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना करता है। कौन स्थापित करता है, समुद्रगुप्त स्थापित करता है। उसके बाद में साम्राज्यवाद की नीति। साम्राज्यवाद की नीति, यह साम्राज्यवाद की नीति का मतलब क्या हो गया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अगर किसी भी शासक के बारे में पूछा जाए तो यह कह देना साम्राज्यवादी की नीति वो अपनाता था। कोई भी महत्वाकांक्षी शासक रहेगा उसकी साम्राज्यवादी की तो नीति होगी, क्योंकि राजा का प्रथम दायित्व तो यही होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो साम्राज्यवादी नीति तो सभी के लिए, राजाओं के लिए आ जाएगी। तो मूल रूप से यह पूछा जाता है दिग्विजय की, गुप्त वंश में किस शासक के दिग्विजय की नीति अपनाई थी। उसके बाद में समुद्रगुप्त के बारे में अपने आ रखा है इसके दरबारी कवि के बारे में। दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति को अपन ये मान सकते हैं समुद्रगुप्त की आत्मकथा। प्रयाग प्रशस्ति को अपन क्या कह सकते हैं, समुद्रगुप्त की आत्मकथा। तो दरबारी कवि कौन हो गया, हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। क्या लिखी, प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद जिसका नाम परिवर्तन करके अब प्रयागराज कर दिया गया है, प्रयागराज वहां पर है। तो हरिसेन ने क्या लिखा, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपने ज्यादा कुछ आ नहीं रखा है। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर 2 बातें आ रखी है। पहली बात, समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता है। और इसके अंदर एक ये भी बात आ रखी है, समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता है। और समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध पराजित नहीं हुआ। समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। 100 युद्धों का विजेता है। कई अपने यहां पर लेखों में आता है इसके कितने घाव थे, 100 घाव थे। एक युद्ध का 1 घाव, तो इसके 100 घाव भी थे। इसके अंदर प्रयाग प्रशस्ति में दूसरी बात लिखी गई है कि ये जो अपन ने पहले अभी देखा था श्रीगुप्त, क्या नाम आया था अपने, श्रीगुप्त का
प्रपौत्र था। प्रपौत्र था, ये किस में? श्रीगुप्त का प्रपौत्र कौन? समुद्रगुप्त। ये बात किस में आ रखी है? प्रयाग प्रशस्ति में आ रखा है। इसके बाद में समुद्रगुप्त ने अपने विजित क्षेत्रों को, अपने विजित क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा या विभाजित किया। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। उसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है पूर्वी हिमालय क्षेत्र। तीसरा जो क्षेत्र आता है पूर्वी विंध्यन क्षेत्र। चौथा क्षेत्र आता है पूर्वी दक्कन क्षेत्र। और जो 5वां क्षेत्र आता है दक्षिणी भारत। यानी लगभग अपना समूचा ही भारत हो गया। केवल पश्चिमी भाग को छोड़ दिया जाए, भारत में पश्चिमी भाग को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे भारत पर किसका शासन था? समुद्रगुप्त का शासन था। एक बार मैं समुद्रगुप्त को रिवाइज कर रहा हूं, इसके बाद में आगे और चलते हैं। समुद्रगुप्त की नीति कौन सी होगी? दिग्विजय, एकीकरण और साम्राज्यवाद की नीति। इसके दरबारी कवि का नाम क्या हो गया? हरिसेन। हरिसेन ने क्या लेख लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कह सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में आया हुआ है समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता था। इसके 100 गांव थे और ये श्रीगुप्त का प्रपौत्र था। उसके बाद में अपन ने देखा है कि समुद्रगुप्त ने अपने जो विजित क्षेत्र उनको 5 भागों में विभाजित किया था। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी विंध्यन क्षेत्र, पूर्वी दक्कन क्षेत्र और दक्षिणी भारत, इन भागों में विभाजित किया। इसके अलावा समुद्रगुप्त के पास में एक बहुत बड़ी नौसेना भी थी। समुद्रगुप्त के पास में एक बहुत बड़ी नौसेना भी थी। नौसेना का तात्पर्य क्या हो गया? समुद्री सेना। तो इसके पास में एक बहुत बड़ी नौसेना भी थी। तो नौसेना से तात्पर्य अपन ये ले सकते हैं कि इसके पास में समुद्री ताकत भी थी। उसके इसे कविराज के नाम से भी जाना जाता था। समुद्रगुप्त ने अपने आप को एक सिक्के में वीणा बजाते उत्कीर्ण किया है। अपन निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? इसे संगीत का भी शौक था। इसे कविराज यानी ललित कलाओं का भी शौक था। वीणा बजाते दिखा गया है, संगीत का भी शौक था। और इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था और सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम नाम से सिक्के भी चलाए थे। देखो वापस देखो क्या किया था। इसके पास में एक नौसेना यानी बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा था। इसे कविराज के नाम से भी जानते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं ललित कलाओं में भी इसकी रुचि थी। उसके बाद सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया, तो संगीत में भी रुचि थी। और अश्वमेध कराया। इस अश्वमेध का पता कैसे चलता है कि एक सिक्के पर इसने क्या लिखा रखा है? अश्वमेध पराक्रम ये लिखा रखा है। तो अपन को ये पता चलता है इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो ये तो हो गया अपना समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद में जो इंपॉर्टेंट शासक आता है, महत्वपूर्ण शासक आता है, वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त द्वितीय परीक्षा में बहुत कंफ्यूजन वाले सवाल आता है। अगला शासक आता है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त प्रथम का पौत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम का पौत्र था और इसका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी तक था। 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक। देखो कंफ्यूजन क्या आता है चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। कंफ्यूजन ये रहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या शुरू किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या शुरू किया था। इस कंफ्यूजन का दूर अपन अभी कर देते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसकी सारी 2 वाली बातें, द्वितीय ये आया है तो सारी 2 वाली बातें किसकी है? चंद्रगुप्त की। जैसे 2 नाम, चंद्र 2 नाम, कौन कौन से 2 नाम है आपके? देवराज और देवगुप्त। देवराज और देवगुप्त। इसके बाद में आती है आपके 2 राजधानियां,
राजधानी। कौन कौन सी 2 राजधानी थी? पहली तो जो सभी गुप्त के शासकों की थी, पाटलिपुत्र। इसके अलावा इसने दूसरी राजधानी स्थापित की थी उज्जैन के अंदर। तो 2 नाम वो चंद्रगुप्त द्वितीय के, देखो ये 2 है तो अपन उन 2 से लेते हैं। 2 नाम देवराज, देवगुप्त, 2 राजधानियां पाटलिपुत्र और दूसरी हो गई आपके उज्जैन। उसके बाद में इसकी उपाधि है विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य। इसमें भी देखो द्वितीय का मतलब क्या हो गया? दूसरा। तो विक्रमादित्य, ये भी द्वितीय, तो यहां पर भी 9 एक आ जाएगा अपने। इसके भी दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9। तो ये भी देखो 2 जैसे ही लगता है, 9 और 2 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखो 2 नाम देवराज, देवगुप्त, 2 राजधानियां पाटलिपुत्र, उज्जैन, उपाधि विक्रमादित्य की, तो ये भी दूसरा हो गया। 9 रत्न। ये बस अपने को चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये 4 ही बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? चंद्रगुप्त द्वितीय के 2 नाम है, 2 राजधानियां, उपाधि भी द्वितीय वाली है और 9 रत्न है। इसके बाद में अपने अगला जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो है आपके कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में केवल अपने को एक ही बात याद रखनी है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने क्या किया था? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने। और जो अपने किताब में अंतिम रूप से आ रखा है वो है स्कंदगुप्त के बारे में अपने को 2 बातें याद रखनी है। इसकी पहली बात, इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। अगर मैं इसका नाम कहूं, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्माण हुआ था। और ये बात किस में आ रखी है? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, ये आ रखी है आपके जूनागढ़ अभिलेख के अंदर। जूनागढ़ अभिलेख के अंदर ये बात आ रखी है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हो चुका था। किसका आक्रमण हो चुका था? हुनों का आक्रमण। इन हुनों को मलेच्छ भी कहते थे। इन हुनों को क्या कहते थे? मलेच्छ, यानी निम्न जाति थी। ये निम्न जाति थी जो केवल लड़ाई के लिए प्रसिद्ध थी। तो हुनों का आक्रमण भी हुआ था। तो स्कंदगुप्त ने इन हुनों को भी पराजित किया। स्कंदगुप्त ने हुनों को क्या किया है? पराजित। आक्रमण हुआ था हुनों का, लेकिन स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर दिया। ये अपने गुप्त वंश के वंशावली के बारे में इतना ही है। हम अपने अगले वीडियो के अंदर गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोरोना के समय जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह चुके हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, तो हम अपना प्रयास सफल मानेंगे। स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के लगभग सभी विषयों का अध्ययन यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।